गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे सेकेंड वीडियो में। और इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। इस पार्ट को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो भी हमने बेसिक टर्म्स क्लियर करी थी, अगर वो टर्म्स आपको क्लियर हैं तभी आपको ये सेकेंड वीडियो समझ में आएगा। अब इस वीडियो में एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले, कुछ टर्म्स को क्लियर करने से पहले, लास्ट वीडियो का मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करना चाहता हूं, जो कि इस तरीके से है। देखिए, इसमें हमने बात करी थी कि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल हमारा 1 करोड़ का कैपिटल लगा है, जिसमें हमारी ये कुछ एसेट्स थी, जैसे आपका लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुड्स हैं, कुछ कैश भी हमने रखा था। तो अब हम इन एसेट्स के बारे में पहले बात करेंगे। अब आप बहुत सिंपल वे में सोचिए, लैंड आपने खरीदा, अब आप लैंड को कब तक यूज कर सकते हैं? सालों साल, कई साल तक आप लैंड को यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग भी कई सालों तक आप यूज कर सकते हैं। फर्नीचर भी कई सालों तक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स क्या है? खरीदे हैं तो डेफिनेटली देखिए 1 साल के अंदर तो वो बिक ही जाएंगे, वो तो पड़े नहीं रहेंगे, तो उनका बैलेंस चेंज होगा। ठीक है। या कैश है तो कैश भी आपने जैसे उसमें से अमाउंट निकाल लेते हैं तो कैश का बैलेंस भी चेंज होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो काफी लंबे टर्म तक बिजनेस में यूज की जाती हैं, और कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर वो उनका बैलेंस चेंज होता रहता है। तो यहीं से अब हमें कुछ पॉइंट्स समझने हैं कि ऐसी एसेट्स जो काफी लंबे समय तक बिजनेस में यूज की जाती हैं उनको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? ये वो एसेट्स होती हैं जो कि काफी लंबे समय तक, अब समय की जब बात आ रही है तो यहाँ पे ड्यूरेशन 1 ईयर का रखा गया है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि 1 साल से ज्यादा समय तक जो बिजनेस में एसेट्स यूज की जाती हैं वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। और गुड्स और जो कैश है हमारा एग्जाम्पल, ये क्योंकि इनका बैलेंस चेंज होता रहता है रैपिडली, तो ऐसी एसेट्स हमारी करंट एसेट्स कहलाती है। तो करंट एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उनका बैलेंस चेंज होता रहता है, वो हमारी करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आती है। तो करंट एसेट्स के अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो करंट एसेट्स के नाम पे आप कैश का बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, तो ये कुछ आप एग्जांपल इसमें ध्यान रख सकते हैं। जबकि फिक्स्ड एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स के नाम पर आप ध्यान रख सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। तो ये हमारी कुछ जो है नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो अब हम नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं, तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ तो ऐसी एसेट्स होती हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, मतलब आप उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो ये जो है इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो ऐसी एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है विजिबल, मतलब आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ठीक है, ये वो एसेट्स हैं जो आप सिर्फ फील कर सकते हैं कि ये एसेट्स हैं हमारी, लेकिन रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब अगर हम फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करें तो इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट फिर भी रिकॉर्ड्स में इनको हमारे एसेट्स माना जाता है। इनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि भी सोनी का टीवी कैसा है या सोनी का म्यूजिक सिस्टम कैसा है, तो सोनी का यहाँ पे स्पेलिंग जो है SONY, तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे सोनी से मिला दो, तो मिला सकते हो क्या? नहीं ना। तो ये क्या है? ये गुडविल है, ये हमारी एसेट्स मानी जाती है। मतलब ब्रांड नेम, एक जो नाम है, उस नाम से प्रोडक्ट बिकता है, तो वो नाम भी या गुडविल भी आपकी एसेट्स मानी जाती है। लेकिन ये कैसी है? इंटेंजिबल। इसी के साथ मैंने पेटेंट से एक टर्म यूज करी है। पेटेंट्स क्या होते हैं ये भी मैं बता देता हूं आपको। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो डिजाइन होता है
उस डिजाइन को रजिस्टर करा दिया जाता है, मतलब ताकि कोई और डुप्लीकेट ना बना सके उस प्रोडक्ट का, डिक्टो सेम वैसा ना बना सके। तो वो पेटेंट्स या पेटेंट्स राइट्स कहलाते हैं। और इसी वजह से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो आपका कोल्ड ड्रिंक होती है पेप्सी और कोका कोला, उनकी बॉटल की शेप में भी फर्क होता है, ताकि कंज्यूमर को जो है या कस्टमर को जो है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सेम शेप नहीं रख सकते, ये पेटेंट राइट्स कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में जो है वो चेंजेस होते हैं। तो पेटेंट राइट्स या पेटेंट्स भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। हम अब सिंपल वे में समझ सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स दो तरीके की हैं, एक तो टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स। जबकि करंट एसेट्स हमारी क्या होती हैं, ऐसी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एसेट्स का हमारा कंसेप्ट था इसके अंदर। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं। अब देखिए, जब भी हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश में कोई चीज खरीदते हैं, तो देखिए जब हम कैश पे करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो रूटीन में हम कैश पे करते हैं, मतलब जैसे आपने शॉप खोल ली, ठीक है, अब वही बात है कि आप जो है बिजली यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, आपने एम्प्लॉय को रखा हुआ है, एम्प्लॉय से उसकी सर्विसेज ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आएंगे, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय रखा है तो उसको सैलरी वगैरह भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये रूटीन में पेमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो रूटीन में पेमेंट्स होती हैं, इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में ये हमारे खर्चे ही बनते हैं या एक्सपेंसेस भी कह देते हैं नॉर्मली। तो यहां पर एक्सपेंसेस का जो कंसेप्ट है वो अब आपको थोड़ा सा और क्लियर करना है। अब देखिए, एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी आउटसाइडर से कोई सर्विसेज लेते हैं और जब उन सर्विसेज को यूज करते हैं, उसका बेनिफिट उठाते हैं, तो उसके बदले में आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। तो वो जब आप पेमेंट करते हैं तो वो आपका एक्सपेंसेस कहलाते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी उनको हम कहते हैं। तो यहां पर जो हमने एम्प्लॉय रखा है, तो देखिए वो हमारे लिए पूरे महीने काम करेगा, हमारे ही कहने के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी सर्विसेज हमें देता है। जब हम पूरे महीने उससे काम लेते हैं तो उसकी मतलब उसकी सर्विसेज को यूज करते हैं, उसका बेनिफिट उठाते हैं, तो उसके बदले में हमें उसको सैलरी देनी पड़ती है। तो ये हमारा एक्सपेंसेस बन गया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गया, ठीक है। ऐसे हमने अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करी तो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, रोशनी में है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर बेनिफिट उठाया जा रहा है। जितना आप बेनिफिट उठाएंगे, जितना आप बिजली यूज करेंगे, उतना ही बिजली का बिल आएगा और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये भी आपका एक्सपेंसेस बन गया। तो एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, इनका हमें बेनिफिट जरूर मिलता है। और यही कहा जाता है कि जब आप बिजनेस सही ढंग से चलाना चाहते हैं तो आपको एक्सपेंसेस करने ही पड़ते हैं, लेकिन कंट्रोल में करने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस से हमें बेनिफिट मिलता है, ये सर्टेन होते हैं। अब सीधी सी बात है, एम्प्लॉय रखोगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, बिजली यूज करोगे तो बिल तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले से ही हमें क्लियर होता है कि हाँ, हमें पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो ये सर्टेन होते हैं और इससे बिजनेस को बेनिफिट होता है, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं। सपोज हमने कोई फर्नीचर खरीदा 5 लाख का, तो फर्नीचर जब हम खरीद रहे हैं तो देखिए यहां पे भी हम पेमेंट कर रहे हैं, यहां पे भी कैश जा रहा है, ठीक है। ये भी हमारा एक्सपेंडिचर ही बनेगा। लेकिन क्या फर्नीचर हम हर महीने खरीद रहे हैं? नहीं, एक दफा खरीदेंगे और कई सालों तक उसे यूज करेंगे। तो ऐसे में ये जो हमने पेमेंट करी है 5 लाख की, उसको हम अकाउंट्स के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कुछ नहीं है, जो हम सिंपल फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं उनके लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। मतलब कभी कभार जो हम पेमेंट करते हैं सालों में एक आध दफा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि जब हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो एक तो रेगुलर बेसिस पे जा रही है और एक इर्रेगुलर बेसिस पे जा रही है। तो अब अगर हम दोनों को मिला लें तो खाली एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो नॉर्मली एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए, ज्यादा अभी हम टेक्निकल नहीं जाएंगे, सिर्फ समझने के लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आप कैश पे करते हैं वो एक्सपेंडिचर होता है। अगर वो रेगुलर नेचर का है, रेगुलरली पे करना पड़ रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि एक्सपेंसेस भी बनता है। लेकिन अगर वो कभी कभार पे किया जा रहा है, ठीक है, कभी कभी आप पेमेंट करते हैं, सालों में एक आध बारी करते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं।
अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है लॉसेस। लॉसेस को हिंदी में हम हानियां कहते हैं। अब एक्चुअल में लॉसेस टर्म्स का क्या मतलब है, ये बेसिकली वो ट्रांजैक्शन होती है जिससे बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, मतलब गोडाउन था आपका, गोडाउन के अंदर गुड्स पड़े हुए थे 10 लाख के और गोडाउन में आग लग जाती है। अब उसकी वजह से गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, तो ये जो 10 लाख का नुकसान है ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉस। तो लॉसेस में एक खास बात होती है कि एक तो ये अचानक होते हैं, अनसर्टेन होते हैं और इनकी कोई हम पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते और बेसिकली इनका इंश्योरेंस भी कराया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे फायर इंश्योरेंस आप करा सकते हैं। तो यहां पर इनको जो है मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन को हम लॉसेस कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाते हैं, या कोई आपका एक्सीडेंट वगैरह में गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लॉसेस कहलाते हैं और कभी कभार इनको हम एबनॉर्मल लॉसेस भी कहते हैं जो अचानक होते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपको समझना है वो ये है कि लॉसेस से कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है और नुकसान फाइनली ओनर को ही उठाना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या फर्क होता है, देखिए एक्सपेंसेस सर्टेन होते हैं, इनसे हमें बेनिफिट मिलता है और ये जो है मतलब बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए करने भी जरूरी होते हैं बट कंट्रोल करना जरूरी है। जबकि लॉसेस जो है अनसर्टेन होते हैं, अचानक होते हैं, इससे बिजनेस को कोई फायदा नहीं होता और इससे जो है ऑनर जो है उसकी कैपिटल कम हो जाती है। एक्सपेंसेस जो है उनका इंश्योरेंस नहीं होता जबकि लॉसेस का इंश्योरेंस होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो देखिए डेप्रिसिएशन को समझने से पहले हम एक कंसेप्ट ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमने कोई मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की। अब देखिए जब आप मशीनरी खरीदते हैं, नई मशीनरी होती है तो काफी स्मूथ चलती है, काफी अच्छी चलती है और परेशानी भी नहीं होती। तो सपोज मान के चल रहे हैं कि पहले साल में वो जो है 10 आवर्स जो है वो रेगुलर वर्क कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं, उसके कुछ पार्ट्स वीक होने लग जाते हैं और उसकी वजह से उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो जैसे फर्स्ट ईयर में वो 10 आवर्स वर्क कर पा रही है, नेक्स्ट ईयर उसके वर्किंग आवर्स रिड्यूस होके 9 आवर्स ही रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में वो सिर्फ 8 आवर्स ही वर्क कर पा रही है और हीट अप हो जाती है। और ऐसे करते करते सपोज लास्ट वो 10 इयर्स तक जो है वो वर्क कर पाती है और 10 साल बाद वो बिल्कुल खराब हो जाती है, मतलब काम करने की कंडीशन में ही नहीं होती। तो अगर हम इंजीनियर से भी हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी ये कहता है कि भाई ये कबाड़ हो गई, आप इसको बेच दो, इसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 10 लाख की मशीनरी खरीदी थी, 10 साल तक उसने काम किया, 10 साल बाद वो बिल्कुल खराब हो गई। अब हम उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई खरीदने को भी तैयार नहीं, मतलब कबाड़ है तो अब कौन खरीदेगा। तो यहां जो आपको पॉइंट समझना है, वो 10 लाख की जो वैल्यू थी वो 10 साल बाद वैल्यू कितनी होगी, निल, मतलब अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो आपने 10 लाख रुपए खर्च किए थे वैल्यू उसकी निल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 साल में हमें 10 लाख का नुकसान हुआ। तो एक तरीके से हर साल जो आपका नुकसान हो रहा है ऑन द एवरेज वो कितना होगा, 10 लाख को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि एस्टिमेटेड लाइफ होती है आपकी मशीनरी की, तो आपका आएगा ₹1 लाख पर ईयर। तो 1 लाख रुपए का नुकसान हर साल आपको जो है हो रहा है और ये जो नुकसान होता है ये नुकसान हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई एसेट्स खरीदते हैं तो टाइम बीतने के साथ साथ उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती जाती है, या हम कहें कि वो पुरानी होने लग जाती है और इस वजह से उसकी वैल्यू भी कम होने लग जाती है। तो ये जो नुकसान है ये हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं जिसको हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक को मर्चेंडाइज या मर्केंडाइज भी कहा जाता है या इन्वेंट्री भी कहते हैं। अब स्टॉक का मतलब क्या होता है, देखिए स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, मतलब वो गुड्स जो अभी बिके नहीं है, आपके पास हैं, आपकी शॉप में पड़े हुए हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो कई बार हम ये नॉर्मल लैंग्वेज में भी वर्ड यूज करते हैं, यार जरा स्टॉक चेक कर लो, स्टॉक में कितना माल पड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, अनसोल्ड गुड्स। तो यहां पर स्टॉक जो है
वो ईयर की स्टार्टिंग में भी आपके पास हो सकता है, जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और ईयर के एंड में जब आप पूरा साल बिजनेस करते हैं तो ईयर के एंड में जो स्टॉक बचता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है? यहाँ पर बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल और कुछ नहीं है, जो हमारे डेटर्स होते हैं और बिल रिसीवेबल का अमाउंट होता है उसका टोटल कर दे तो वो ट्रेड रिसीवेबल बनता है। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स हम कहें कि 10 लाख के हैं और हमारे पास 5 लाख के बिल्स रिसीवेबल हैं, टोटल मिलाकर 15 लाख, वो हमारा क्या बनेगा? ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट टर्म जो है हमारी वो है ट्रेड्स पेबल। ट्रेड पेबल्स एक्चुअल में और कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का टोटल है। तो अगेन हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज क्रेडिटर्स हमारे जो है 5 लाख के हैं और हमारे बिल्स पेबल जो है वो 3 लाख के हैं, तो टोटल 8 लाख के हमारे ट्रेड पेबल्स बनेंगे। तो ट्रेड पेबल्स और कुछ नहीं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का सम होता है या टोटल होता है, वो आप समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।